हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्विज के ऊपर। तो ये देखिए, ये क्विज नंबर 1 है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी रहती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो रहती है कि करंट को अपोज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आप देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा आपका? अगर आप एक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर निकालते हो, उसका फॉर्मूला आएगा रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ पर दिया गया है इनवर्सली। इनवर्सली मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? एरिया आ रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये इसका आंसर बनेगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का फॉर्मूला क्या है? रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो न्यूमरेटर में लेंथ आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? वो लेंथ को है। तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ओम्स लॉ का इक्वेशन। अगर ओम्स लॉ आप देखते हो तो ओम्स लॉ क्या होता है? ये एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बैटरी है और यहाँ पर ये एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जब ये बैटरी को आप लगाओगे यहाँ पर और सर्किट को आपने ऑन कर दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो रजिस्टर के अक्रॉस वी आएगा और करंट जो फ्लो हो रहा है, तो V डिवाइड बाय आई आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। तो V डिवाइड बाय आई, ये जो है D वाला, तो V डिवाइड बाय आई आपको क्या देगा? आपको रेजिस्टेंस देगा। तो ये ओम्स लॉ का इक्वेशन है। और आप जानते हो ओम्स लॉ किसके लिए यूज किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो R का फॉर्मूला है V बाय। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सबसे पहले हम R का फॉर्मूला लिखेंगे। R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो हमको किसकी यूनिट निकालनी है? रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम रो का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, रो का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ए अपॉन लेंथ। तो आर की यूनिट क्या रहेगी? अगर आप यूनिट लिखते हो तो आर की यूनिट ओम्स है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, लेंथ का मीटर है। तो इसके लिए यूनिट, इसकी यूनिट रहेगी ओम्स मीटर, ठीक है। तो ये ओम्स मीटर इसकी यूनिट है। अब आगे की तरफ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर दिया गया है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। तो यहाँ पर आप बैटरी ले रहे हो और ये देखिए, ये समझ लो एक रेजिस्टेंस है। आपने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई हुई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बैटरी है वो एक रेजिस्टेंस को लगाया गया है। बैटरी कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का है। और रेजिस्टेंस कितने का है? 10 ओम्स का है। तो करंट फ्लोइंग इज, तो आप देखो ये करंट का इक्वेशन जो निकलेगा V डिवाइड बाय आर निकलेगा। V कितना हमारा 10 है, रेजिस्टेंस कितना 10 है, तो करंट 1 एम्पियर है। तो इसके लिए B वाला है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि रेजिस्टेंस की यूनिट, तो अभी तक हमने देखा हुआ है कि तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हमारा ओम्स है, तो ये ट्रू है। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है? जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी उतनी कंडक्टिविटी आपकी कम रहेगी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये आपका ट्रू है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, राइट। एरिया का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो या इसका मतलब लेंथ को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा। एरिया लेंथ को यानी कि डिस्टेंस को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम डायमेंशन लिखेंगे तो M0 L0 T0। डायमेंशन मतलब आपको MLT यूज करना है। तो मास नहीं है यहाँ पर, टाइम नहीं है, तो लेंथ है, लेंथ 2 बार है। तो इसके लिए M0 L2 और T0। तो ये D वाला इसका आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। आप डायमेंशन ऑफ डेंसिटी निकाल रहे हो, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है, मास हमारा बेसिक है,
लेकिन वॉल्यूम हमारा डिराइव है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जब हमने ये फॉर्मूला पूरा बेसिक में लिखा हुआ है, इसके बाद हम इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर हम MLT यूज करेंगे। तो ये M1 रहेगा, L0 रहेगा और T0 रहेगा। ऊपर नीचे क्या रहेगा आपका, M0 रहेगा, ये लेंथ 3 बार है तो L3 रहेगा और T0 रहेगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, M1 बनेगा, L-3 बनेगा और T0 बनेगा। तो इस तरह से डेंसिटी की डायमेंशन आएगी M1, L-3 और T0। इस तरह से ये डेंसिटी की डायमेंशन बनेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है। तो ये देखिए ये बहुत सिंपल है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन डिराइव है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v/t आ गया। अब इसके बाद वेलोसिटी यहाँ पर डिराइव है, तो आप देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके लिए न्यूमरेटर में मास है, डिस्टेंस है और टाइम 2 बार है। तो सबसे पहले ये हम लोग न्यूमरेटर का डायमेंशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मास है, डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे M1 L1 T0। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, सिर्फ टाइम है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे M0 L0 T2। जब इसको हम ऊपर लेंगे तो ये क्या बनेगा, M1 L1 T-2। इसके मतलब इसका जो डायमेंशन है फोर्स का वो है M1 L1 T-2। तो ये वाला इसका आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम आगे के प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं तो हमको डायमेंशन निकालना है वर्क का। अब उसी तरह से हमको डायमेंशन निकालना है वर्क का। तो वर्क का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क हमारा क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब वही चीज़ है कि डिस्टेंस बेसिक है लेकिन फोर्स डिराइव है, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास डिस्टेंस बेसिक है, एक्सेलरेशन डिराइव है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी इसमें डिराइव है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये md² अपॉन t² आ गया। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है d डिवाइड बाई t, तो इसके लिए d आपका 2 बार आ गया और t आपका 2 बार आ गया। तो इसका मतलब आप देखिए न्यूमरेटर में मास है, डिस्टेंस 2 बार है, टाइम 2 बार है। दोबारा बताता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके लिए डिस्टेंस 2 बार आ गया, टाइम भी 2 बार आ गया। अब आप ऊपर डायमेंशन लिखोगे तो मास है यहाँ पर 1 बार, लेंथ आपका 2 बार है, टाइम आपका 1 बार भी नहीं है, नीचे टाइम 2 बार है, तो इसके लिए M0 आ जाएगा, L0 आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो ये जब आप ऊपर लोगे तो क्या बनेगा, M1 बनेगा, L2 बनेगा, T-2 बनेगा, M1 बनेगा, L2 बनेगा और T-2 बनेगा। तो ये इसका आंसर देखिए ये C वाला है। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, ये थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। चार्ल्स लॉ में देखिए प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो चार्ल्स लॉ में बराबर है प्रेशर कांस्टेंट रहता है या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है या टेम्परेचर। तो गैस लॉ के लिए 3 वेरिएबल रहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो अगर आप जाते हो गे-लुसैक्स लॉ में, तो गे-लुसैक्स लॉ में आपका क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गे-लुसैक्स लॉ में आप गैस को सील कंटेनर में रखते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, आप गैस की प्रेशर को कांस्टेंट रखो, तो ये थ्रू आएगा। फॉर n मोल्स ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज nRT, ये भी बराबर है, सही है, PV इज nRT रहेगा। गैस लॉ द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, तो गैस लॉ में बराबर है हम टेम्परेचर केल्विन में ही मेजर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गैस लॉ का प्रॉब्लम रहता है, देखिए मैंने वहां पर आपको बताया हुआ है कि गैस लॉ का कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर कंपलसरी आपको केल्विन में लेना है। तो ये इसका आंसर ट्रू आएगा। अभी वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कितनी रहती है, 8314.91, ये भी सही है, तो ये आपका ट्रू है। आइडियल गैस एट वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T इज हीटेड टू डबल दी वॉल्यूम, तो देखो इसकी वॉल्यूम को डबल किया जा रहा है।
और कांस्टेंट प्रेशर में। तो चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। इधर हमने देखा हुआ है फर्स्ट में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या रहती है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है। मतलब अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो वॉल्यूम को भी डबल होना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, V1/T1 आपका इक्वल टू क्या रहेगा, V2/T2 रहेगा। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगर आपने गैस को वॉल्यूम को V रखा हुआ है, यानी कि देखिए V1 को आप V रख रहे हो और टेम्परेचर को T रख रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो ताकि इसकी टेम्परेचर कितनी हो जाए, देखिए इसकी गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो ताकि इसकी वॉल्यूम डबल हो जाए। तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो आप देखिए इधर V कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए इधर V कैंसिल हो गया। तो T2 को अगर आप ऊपर लेते हो तो T2 क्या बनेगा आपका 2T बन जाएगा। तो T2 आपका 2T बन जाएगा। तो इसके लिए आंसर आपका ये डबल आ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप गैस के यहाँ पर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर को भी डबल होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर को सेम होना पड़ेगा। तो अगर हम गैस के पहले वॉल्यूम को V ले रहे हैं, पहले टेम्परेचर को T ले रहे हैं, इसको गर्म करते जा रहे हैं ताकि इसकी वॉल्यूम डबल हो जाए। तो वॉल्यूम को अगर आप डबल कर रहे हो तो इसके टेम्परेचर, दूसरे टेम्परेचर को भी डबल ही होना पड़ेगा ताकि आंसर सेम आ जाए, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर आपको 2T आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इन आइडियल गैस में एन को क्या बोलते हैं, एन को नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। तो आइडियल गैस के इक्वेशन में जो हम लोग लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन आपका रहता है PV इज nRT। तो इसमें एन जो रहता है ये नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8314.91, टी आपका टेम्परेचर रहता है केल्विन में, तो एन नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये सही बात है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर ए वाला आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, चार्ल्स गैस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन चार्ल्स गैस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं होता है, चार्ल्स लॉ जो रहता है वो कांस्टेंट प्रेशर में होता है। तो इसके लिए ये फॉल्स रहेगा। इन जनरल गैस लॉ ऑल वेरिएबल्स, तीनों वेरिएबल चेंज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये वाला है। अब ये नेक्स्ट है क्विज, द एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब 5th ग्रुप के एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप देखिए लास्ट शेल, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन के एटम के अंदर देखिए लास्ट शेल में 3 रहता है, गैलियम में 3 रहता है, लेकिन फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो पहले शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है, और लास्ट शेल में आप देखिए जो बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो उसकी फिलिंग कैसे होती है, 2n² से होती है। तो ये ना आपका शेल नंबर है। अगर आप n को 1 लेते हो तो 2 आना पड़ेगा, अगर n को 2 लेते हो तो 4 × 2 8 आना पड़ेगा, अगर n को 3 लेते हो तो 9 × 2 18 आना पड़ेगा। तो अगर आप लास्ट शेल में जाते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता है, लेकिन इसके अंदर 15 है, तो इसके लिए लास्ट शेल में वो 5 रख सकता है, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाला आंसर है, इसका फर्स्ट वाले का आंसर जो रहेगा वो फॉस्फोरस रहेगा। तो ये डी वाला है। अब ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब 3rd ग्रुप के एलिमेंट है। 5वें पेंटावेलेंट मतलब 5 ग्रुप, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ट्राइवेलेंट मतलब 3rd ग्रुप के एलिमेंट है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल जो है वो बोरॉन है। तो आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी जो है ये 5वें ग्रुप के है, लास्ट शेल में 5 रहता है। बोरॉन 3rd ग्रुप का है, इसके लास्ट शेल में 3 रहता है। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, होल्स कम रहेंगे। पी टाइप का मतलब क्या है, होल्स ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, दोनों बराबर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स है माइनॉरिटी कैरियर। तो होल्स कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो बराबर है किसमें, एन टाइप में। अभी होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है, होल्स आर मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। तो पी में क्या रहता है, होल ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन कम रहता है। एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, होल्स कम रहता है। इंट्रिंसिक में दोनों बराबर रहते हैं, दोनों की पॉपुलेशन। तो होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो किस में रहेंगे, पी टाइप में रहेंगे। अब देखिए प्रोसेस जो रहता है, अगर हम मिलावट करते हैं इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप कोई मिलावट करते हैं तो उसको बोलते हैं डोपिंग। ये भी बराबर है, ट्रू है।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल रहते हैं, मतलब दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है। इंट्रिंसिक मतलब ये प्योर है। आप इंट्रिंसिक अगर लेते हो तो ये प्योर है, प्योर का मतलब क्या, दोनों बराबर रहता है। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन है लेस होल है, तो ये गलत है, तो आप इसको फॉल्स करोगे। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, पॉपुलेशन दोनों की बराबर नहीं रहती है इलेक्ट्रॉन और होल की। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, पी टाइप में होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो आप इसको फॉल्स बोलोगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है डायोड और ट्रांजिस्टर में, तो ये भी गलत है। एक्सट्रिंसिक का इस्तेमाल होता है, पी एन जंक्शन डायोड मतलब पी और एन से बनता है, ट्रांजिस्टर मतलब एन पी एन पी एन पी, तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर से बनता है, एक्सट्रिंसिक से बनता है। तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो अगर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, टी जी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो ये बराबर है, तो इसका आंसर ए आएगा। अब यूनिट क्या है, टेम्परेचर देखिए, अगर आप सेल्सियस में लेते हो तो डिस्टेंस को मीटर में रहना पड़ेगा, तो इसकी यूनिट रहेगी सेल्सियस पर मीटर। ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, मीटर ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए सेल्सियस, ये देखो ये बी और सी में से दोनों में से एक रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मीटर आना पड़ेगा, इसके लिए बी वाला रहेगा। अब नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है, हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर जो रहती है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये यहाँ पर दिया गया है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमारा 37 है, ये बराबर है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी के वो फ़ारेनहाइट में लेना चाहते हो, तो फ़ारेनहाइट में देखिए फॉर्मूला क्या है, आपको 1 सेल्सियस में अगर कोई भी टेम्परेचर दिया है तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है और 32 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमारा 37 है, तो हम 1.8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1.8 इंटू 37 आप जब कर रहे हो तो आपको आंसर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1.8 आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 37 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 32 ऐड करना है। जब आप 37 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 66.6 आ रहा है, और इसको 32 आपको ऐड करना है। जब आप इसको 32 ऐड करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर ये डी वाला है। अब आगे की तरफ हम जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर हाई रहती है, मतलब जितना जितना मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी हाई रहेगा उतना अच्छे से वो हीट को कैरी करेगा। तो गुड कंडक्टर की पहचान किससे होती है, थर्मल कंडक्टिविटी से। तो गुड कंडक्टर इसको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जिस मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई रहेगी, तो ये फिफ्थ का आंसर सी है। आप देखिए आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको निकालना है एक प्लेट की। तो आपको चेंज इन टेम्परेचर को किससे डिवाइड करना है, डिस्टेंस से। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक एक टेम्परेचर 90 है, दूसरा 60 है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, θ1 माइनस θ2 अपॉन डी। तो θ1 माइनस θ2 अपॉन डी लेना है। तो θ1 आपको दिया हुआ है हायर टेम्परेचर रहता है, देखिए θ1 जो रहता है वो आपका हायर रहता है, θ2 लोअर रहता है। तो θ1 आपको दिया गया है 90 है, θ2 हमारी 60 है, तो माइनस 60 से करेंगे। और ये प्लेट की थिकनेस दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर भी देखिए सेल्सियस पर सेंटीमीटर में। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए सेल्सियस पर सेंटीमीटर, सेल्सियस तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको 10 ही रखेंगे। 90 माइनस 60 कितना आएगा आपका, 30 आएगा। तो 30 डिवाइड बाई 10, तो इसके लिए वो आंसर आपका 3 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर है, तो ये बी वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये 90 माइनस 60 आपका 30 आएगा, 30 डिवाइड बाई 10 आपका 3 आ जाएगा, तो इसके लिए इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्विज नंबर ये 6 है, लास्ट वाला क्विज है। तो इसमें दिया गया है गैस लॉ में टेम्परेचर किस में मेजर होता है। तो गैस लॉ में टेम्परेचर जो मेजर होता है वो केल्विन में, ये तो राइट है। ये आइडियल गैस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट रहेगा, तो ये ट्रू है। गे-लुसैक्स लॉ में हम लोग क्या कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है तो ये गलत है, तो ये यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगर एक सील कंटेनर लिया जाता है, अगर हम एक सील कंटेनर लेते हैं
तो आप देखिए, अगर आपने एक सील कंटेनर लिया हुआ है, अगर आप एक सील कंटेनर ले रहे हो, तो गे-लुसैक्स लॉ मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस, एक सील कंटेनर के अंदर आपको दिया गया है कि ideal gas have pressure of 5 atmospheric at temperature 10 Kelvin is heated to a temperature 20 Kelvin. Find the pressure of the gas. तो सील कंटेनर मतलब गे-लुसैक्स लॉ होता है। तो अगर आपने एक गैस को सील कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और आप उसकी हीटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो बराबर है, अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, अगर आप हीटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये देखिए, ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो साथ साथ में क्या होगा, ये जो गैस का प्रेशर है वो भी बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये गे-लुसैक्स लॉ वाला है। तो अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो अगर हम गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब आप देखिए P1 अपॉन T1 क्या रहेगा आपका, P2 अपॉन T2 है। मतलब आप अगर एक गैस को सील कंटेनर में ले रहे हो, उसकी प्रेशर को 5 रख रहे हो, टेम्परेचर को 10 रख रहे हो, मतलब P1 को आप 5 रख रहे हो, T1 को अगर आप 10 रख रहे हो, तो गैस को आप हीट करते जा रहे हो। क्या हीट करते जा रहे हो कि जब तक उसकी टेम्परेचर डबल हो जाए। तो अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो ये बराबर है, ये सही हिसाब है कि टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो प्रेशर को भी डबल होना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर को भी 10 होना पड़ेगा, राइट, 5 से 10 होना पड़ेगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो आप देखिए, अगर ये आप इधर जीरो ले रहे हो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर P2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको डबल कर रहे हो तो इसको भी डबल होना पड़ेगा, तो ये 5 का आपका 10 बन जाएगा। तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या रहेगा आपका, यहाँ पर देखिए ये वाला हमने किया हुआ है, आइडल गैस एट प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 10। अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो प्रेशर को भी डबल होना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका 10 आ जाएगा, राइट। तो ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, गे-लुसैक्स लॉ में हम क्या करते हैं, गैस को एक सील कंटेनर में रखते हैं और उसको गर्म कर रहे हैं, उसकी हीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपने साइकिल के ट्यूब में हवा भरा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखो। अगर आपने बलून के अंदर एयर भरा हुआ है और तो बलून का वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, तो ऐसे ही गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट रखी गई है। गैस को आप गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो ताकि उसकी टेम्परेचर क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो अगर उसकी टेम्परेचर डबल हो रही है तो प्रेशर को भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। तो पहले प्रेशर को अगर आपने 5 लिया है, पहले टेम्परेचर को आपने 10 लिया है, तो अगर आप टेम्परेचर को 10 से 20 लेते हो तो इसके प्रेशर को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर 10 होना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसका कैलकुलेशन है 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू P2 अपॉन 20। ये 0 0 कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो 5 इंटू 2 आपका कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो ये आंसर देखिए आपका 10 आ जाएगा। हमने एटमॉस्फेरिक इसका यूनिट क्यों लिया गया है, क्योंकि P1 की यूनिट देखिए एटमॉस्फेरिक है। मैंने बताया गैस लॉ में टेम्परेचर आपको कंपल्सरी केल्विन में लेना है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर यहाँ पर आपको केल्विन में लेना है, तो ये जो लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बराबर है। बॉयल्स लॉ में हम लोग गैस की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, गे-लुसैक्स लॉ में हम लोग गैस की वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, गैस हैज वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक इज कंप्रेस्ड टू द वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉयल्स लॉ भी हो रहा है। तो बॉयल्स लॉ का इक्वेशन देखो क्या आएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर आप P1 V1 लेते हो तो इक्वल टू क्या रहेगा, P2 V2 रहेगा। तो ये बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉयल्स लॉ है, इसको बाइसिकल पंप लॉ भी कहा जाता है। इसमें गैस की टेम्परेचर कांस्टेंट रखी जाती है। तो अगर गैस की वॉल्यूम देखो, पहले वॉल्यूम आपको 20 दी गई है और गैस का पहला प्रेशर आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, तो कंप्रेस की गई, इसकी वॉल्यूम को चेंज किया गया है, इसकी वॉल्यूम को कितना रखा गया है, यहाँ पर 10 रखा गया है। हमको क्या फाइंड करना है, दी प्रेशर निकालना है, यानी P2 निकालना है। तो आप P2 निकालना चाहते हो तो ये बहुत आसान है। देखिए, अगर आप यहाँ पर ये वॉल्यूम को आधा कर रहे हो तो प्रेशर को डबल होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए। 10 इंटू 20 कितना है, 200। तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पर जो आंसर आपको 200 दे, तो ये 20 आना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये देख रहे हो, देखो 10 10 कैंसिल हो गया, तो P2 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो ये देखिए, ये इसका आंसर C वाला आएगा। तो 6 का आंसर जो है C वाला आएगा।
तो P और V आपका सेम होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होना चाहिए। तो गैस का पहले का प्रेशर 10 दिया हुआ है, पहले का वॉल्यूम 20 दिया हुआ है, तो P1 V1 आपका क्या होना चाहिए, P2 V2 होना चाहिए। तो गैस की वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है, देखो यहाँ पर आधा कर दिया है, तो यहाँ पर प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, ताकि आंसर आपका 200 आना चाहिए। तो यहाँ पर 200 है तो यहाँ पर भी 200 आना चाहिए। तो सीधा हिसाब है, अगर आप इसको आधा कर रहे हो तो इसको डबल होना पड़ेगा ताकि आंसर सेम आ जाए। तो ये देखिए, ये कैलकुलेशन से 10 कट गया, तो ये आपका 20 आ रहा है। इसका मतलब प्रेशर आपका डबल हो रहा है, 10 से यहाँ पर 20 हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखिए, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आप गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, अगर आप गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। जैसे हीटिंग ऑफ आइस, आइस को जब हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। पानी है, देखो आप पानी को गर्म कर रहे हो, उसको उबाल रहे हो, तो उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये आपका ट्रू रहेगा। जब आप गैस के कोई वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, जैसे आपने बलून के अंदर गैस भरी हुई है तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, साइकिल के ट्यूब के अंदर हवा भरा हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये भी बराबर है, तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है। क्रिटिकल एंगल का मतलब वो एंगल रहता है जब आप लाइट को फोकस कर रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम की कंपलसरी ये, अगर आप फर्स्ट मीडियम लेते हो तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होनी चाहिए इससे। तो जब आप इसको लाइट से फोकस कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर एंगल में क्या होगा, जो आपकी लाइट बाहर निकल रही है उसकी एंगल 90 हो जाएगी, तो उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो पूरी लाइट की पावर इधर आ जाएगी। तो अगर आपने लेजर टॉर्च रखा हुआ है, इधर जितना उसकी पावर है उतनी पावर इधर दिख रहा है, मतलब इधर जितना स्ट्रॉन्ग लाइट दिख रहा है उतनी पूरी स्ट्रॉन्ग लाइट इधर आ जाएगी। तो जो लाइट बाहर निकल रहा था वो कहाँ गई, वो 90 डिग्री के एंगल पे गई। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल को ऐसे कहते हैं, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो ये आंसर आपका ये बी वाला आएगा। अब TIR के लिए क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR। मान लो आप फर्स्ट कंडीशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप चाहते हो कि लाइट की पूरी पावर अंदर रहे, तो इसके लिए जो पहला मीडियम होना चाहिए, फर्स्ट मीडियम होना चाहिए, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए ये ज्यादा होनी चाहिए। जब आप लाइट को फोकस कर रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट जहां पर आप फोकस कर रहे हो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए। तो ये अगर आपने यहाँ पर लेजर टॉर्च रखा हुआ है, तो आप जिस मीडियम के अंदर लाइट को फोकस कर रहे हो फर्स्ट मीडियम, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों इसको याद रखो कि पहली मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लाइट जो बाहर निकल रही थी वो बाहर नहीं निकलेगी, पूरी लाइट आपके अंदर रहेगी। तो इसके लिए दो कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी ज्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर आपका बड़ा होना चाहिए क्लैडिंग से। तो इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये सी वाला आएगा। तो ये सेकंड का आंसर देखिए ये सी वाला आएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, जहाँ पे आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, मतलब लाइट जहाँ पे आप पास कर रहे हो पहले मीडियम में, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए दूसरे से। दूसरी बात कंडीशन क्या है, जहाँ पे आप लाइट को गिरा रहे हो, मतलब ये जो बाउंड्री पे आप लाइट को गिरा रहे हो, ये जो एंगल रहना चाहिए ये क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए क्लैडिंग से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। तो ये तभी आपको TIR मिलेगा, मतलब लाइट की पूरी पावर अंदर आ जाएगी। TIR को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर किस पे चलता है, ऑप्टिकल फाइबर देखो दोस्तों यहाँ पर रहती है कोर। तो हम चाहते हैं कि लाइट सिर्फ कोर में पास हो जाए, क्लैडिंग में नहीं पास होना चाहिए। तो ये ऊपर क्लैडिंग है, तो क्लैडिंग जो रहना चाहिए वो सिर्फ एक मिरर की तरह काम करनी चाहिए, उसने लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है वो TIR पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चलेगा ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे चलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट सिर्फ कोर के अंदर चलेगा। तो क्लैडिंग क्या करता है, क्लैडिंग एक मिरर की तरह काम करता है, पूरा लाइट को अंदर ही रिफ्लेक्ट करते रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ये बराबर है। कोर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए क्लैडिंग से, ये थ्रू वाला है। साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, अगर आप न्यूमेरिकल एपर्चर की डेफिनेशन देखते हो, न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब क्या है,
ऑप्टिकल फाइबर में न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा ए, मतलब साइन थीटा ए को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर कहा जाता है इसको। तो ये देखो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफ में कि अगर एक ऑप्टिकल फाइबर है और आप चाहते हो कि लाइट कोर के अंदर रहे, आप चाहते हो कि लाइट कोर के अंदर रहे, मतलब लाइट जो है वो क्लैडिंग में ना जाए, लाइट आप चाहते हो कि क्लैडिंग में ना जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक पर्टिकुलर जो कोर और क्लैडिंग के बीच में जो बाउंड्री है, यानी कि ये बाउंड्री है, तो आप चाहते हो कि जब लाइट को आप हिट करें तो ये क्रिटिकल एंगल में होना चाहिए, तो ये क्रिटिकल एंगल में होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो एंगल रहता है जहाँ पे आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। तो इसके अंदर ही आपको लाइट को गिराना पड़ता है, अगर आप इसके अंदर ही लाइट को गिराओगे तो क्या हो जाएगा, लाइट की पूरी पावर आपको अंदर मिलेगी, तो इस एंगल के अंदर ही आपको लाइट को गिराना पड़ता है। तो अगर आप साइन थीटा ए लेते हो तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब क्या है, इसका साइन लेते हो साइन थीटा ए, तो इसको ही बोलेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर। देखो अगर आप दोस्तों देखो अगर आपने लाइट बराबर यहाँ पर गिराया हुआ है तो इससे क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, तो लाइट की पूरी पावर अंदर आ जाएगी, ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा था वो आपका 90 डिग्री पे हो जाएगा। लेकिन आप इससे कम में गिराओगे तो आपको सिर्फ TIR मिलेगा, मतलब लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी और अंदर बाहर नहीं जाएगी। तो कम से कम आप हम चाहते हैं कि लाइट की पूरी पावर अंदर रहे, तो हमको इसके अंदर ही लाइट को इंसिडेंट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी मैक्सिमम हम लोग एंगल को फोकस कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अगर आप उसका साइन लेते हो, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल लेते हो, तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर। तो इसका देखिए आंसर ये बी वाला आएगा। और लाइट गैदरिंग पावर जो रहती है ऑप्टिकल फाइबर की, यानी कि ये देखिए ये फिर से इसके ऊपर ये आप चाहते हो कि लाइट पूरी कोर के अंदर जाए, तो अगर आप चाहते हो कि लाइट पूरी कोर के अंदर जाए तो ये देखिए आपको जिस एंगल पे लाइट को गिराना है उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। तो इसको अगर आप पूरा घुमाओगे तो एक कोन बन जाएगा, मतलब इस कोन के अंदर अगर आप लाइट रखते हो तो लाइट की पूरी पावर अंदर रहेगी, मतलब आपको सिर्फ TIR मिलेगा, पूरी लाइट की पावर कोर के अंदर रहेगी, तो लाइट बाहर नहीं निकलेगा। तो इस कोन को क्या कहा जाता है, लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज दी लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किससे मेजर किया जाता है, न्यूमेरिकल एपर्चर से। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का मीनिंग क्या है, ये साइन थीटा ए। तो लाइट गैदरिंग जितनी न्यूमेरिकल एपर्चर आपकी ज्यादा रहेगी उतनी लाइट क्या होगी, ज्यादा अंदर जाएगा। तो जितना न्यूमेरिकल एपर्चर आपका ज्यादा रहेगा उतना लाइट क्या होगा, ज्यादा अंदर जाएगा। तो लाइट गैदरिंग पावर जो रहेगी ऑप्टिकल फाइबर की वो किससे मेजर की जाती है, न्यूमेरिकल एपर्चर से। तो ये देखिए ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अगर आप इसका साइन थीटा ए लेते हो तो इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो जितना न्यूमेरिकल एपर्चर आपका ज्यादा है उतनी लाइट क्या होगी, आपकी अंदर ज्यादा जाएगी। तो लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर। The maximum angle made by the light ray with the fiber axis so that the light can propagate, इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस एंगल। कितना मैक्सिमम एंगल पे आप लाइट को रख सकते हो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। तो ये 7th वाला मैक्सिमम एंगल मेड बाय द लाइट रे विद द फाइबर एक्सिस, ये देखिए ये फाइबर के एक्सिस है। तो जो मैक्सिमम एंगल आप रखते हो, यानी कि ये देखिए ये कोर है, मैंने पहले आपको बताया ये कोर है, तो हम चाहते हैं कि लाइट सिर्फ कोर के अंदर रहे, तो ये कोर के एक्सिस है सेंटर। तो कितने एंगल पे आप लाइट को मैक्सिमम रख सकते हो, कितने एंगल पे मैक्सिमम आप लाइट को रख सकते हो, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो अगर आपने लाइट को एक्सेप्टेंस एंगल के अंदर रखा है तो ये लाइट क्या होगा, कोर के अंदर चलेगा, उसकी पूरी पावर अंदर रहेगी। आप चाहते हो लाइट को कोर के अंदर जाने के लिए, क्लैडिंग में नहीं आपको लाइट को भेजना है, तो मैक्सिमम कितने एंगल तक आप उसको फोकस कर सकते हो, इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस एंगल। और जितना ये एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, लाइट आपका बहुत अंदर जाएगा। तो लाइट गैदरिंग पावर किससे मेजर की जाती है, न्यूमेरिकल एपर्चर, जो पहले वाला क्वेश्चन है साइन थीटा ए लेके। आप अगर इस कोन को अगर आप इस लाइट को घुमाते तो ये कोन बनेगा, इस कोन को क्या कहा जाता है, इस कोन को कहा जाता है एक्सेप्टेंस कोन। इस कोन को कहा जाता है एक्सेप्टेंस कोन, मतलब इस कोन के अंदर जितनी भी लाइट रहेगी पूरी की पूरी कोर के अंदर जा सकती है, तो इस कोर को कहा जाता है एक्सेप्टेंस कोन। तो ये आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू। अब आगे के लास्ट की तरफ बढ़ते, ये लास्ट क्विज है टर्निंग बैक ऑफ लाइट। टर्निंग बैक मतलब लाइट, जब लाइट को आप हिट करोगे, जब आप लाइट को यहाँ पर हिट करोगे और ये मिरर है, मिरर में जब आप लाइट को हिट करोगे तो इसकी टर्निंग बैक को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये भी सही है, ए वाला आएगा।
अगर आप लाइट को एक डेंजर मीडियम में पास कर रहे हो, मतलब आप लाइट को एक डेंजर मीडियम के अंदर पास कर रहे हो जो ट्रांसपेरेंट है, आप ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रहे हो, कांच ले रहे हो, पानी ले रहे हो, अगर आप लाइट को इसके अंदर पास कर रहे हो तो जैसे ही लाइट यहाँ पर बाउंड्री पे हिट करेगी डेंजर वाले की, मान लो ये पानी है तो इधर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। ये भी राइट है। तो ये देखिए ये दोनों हो गया। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? टर्निंग बैक। और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। अब आपको कहा जाता है कि कोई भी मीडियम की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। मान लो अभी ये पानी है तो पानी लाइट को कितना बेंड कर सकता है, अगर आप वो निकालना चाहते हो तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वो आप कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बराबर है, ये मीडियम है और ये सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, तो ये ट्रू है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप वाटर का निकालते हो तो कितना आ जाएगा? 1.3। अगर ये फॉर्मूला लगा के अगर आप देखो यहाँ पर सी को हम लिखते हैं 3 × 10⁸ और वेलोसिटी जो वाटर में रहती है 2 पॉइंट, ये कितनी रहेगी आपकी? 2.25 × 10⁸। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 1.33 आएगा, ये बराबर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है पानी का, देखो आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा आपको आ जाएगा ये 3 डिवाइड बाय 2.25, ये आपको आ जाएगा 1.33। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा 1.33, क्योंकि पानी में लाइट की स्पीड कितनी रहती है? 2.25 × 10⁸। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2.42। ये गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप जाते हो, अगर आप ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो तो 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो 1.33 है, डायमंड का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो 2.42 है। तो यहाँ पर ग्लास का 2.4 दिया हुआ है, ये गलत है तो फॉल्स है। एयर को कहते हैं रेयर मीडियम, बराबर है। एयर एक खाली जगह है तो वहां पर लाइट की स्पीड कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीडियम पर सेकेंड, जिस मटेरियल के अंदर लाइट इतनी स्पीड से जाती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं रेयर मीडियम। तो ये देखिए ये यहाँ पर दी गई है, एयर इज कॉल्ड रेयर मीडियम। स्नेल्स लॉ किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्नेल्स लॉ आपका यूज होता है रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए नहीं यूज होता है। स्नेल्स लॉ जो आपका यूज होता है वो रिफ्रैक्शन के लिए रहता है, ये रिफ्लेक्शन के लिए नहीं रहता है, ये गलत है। तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ देखो, जब लाइट एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम के अंदर ले जा रहे हो, जब आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जा रहे हो तो ये इक्वेशन लगेगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ये स्नेल्स लॉ है जब आप लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहे हो। तो स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए है। और स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या है? μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यहाँ पर θ1 क्या रहेगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, θ2 आपका क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये इक्वेशन बराबर है, ये ट्रू है। लाइट जब डेंजर से रेयर में जाती है, तो देखिए लाइट जब आपकी उल्टी जाती है, मतलब लाइट डेंजर से रेयर में जाता है, तो ये बराबर है उसका स्पीड जो है ये बढ़ जाता है। देखो दोस्तों, जब लाइट डेंजर से रेयर में जाती है तो ये देखो ये डेंजर है, जहाँ पर लाइट की स्पीड कम रहती है। रेयर मतलब क्या है? वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो अगर लाइट डेंजर से रेयर में जा रही है तो यहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही इधर बाउंड्री में हिट करता है, मान लो ये एयर है और ये हमारा वाटर है, तो जैसे ही वाटर से लेके लाइट, जैसी लेजर लाइट को आपने फोकस किया है, पानी में स्लो जा रहा है, जैसे ये एयर की बाउंड्री में उसने हिट किया, यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ट्रू है हमारा। तो ये यहाँ पर लाइट मुड़ जाता है, यहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो ये नॉर्मल से आपका ये दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये भी राइट है हमारा। तो ये हमारा क्विज खत्म हो जाता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।